आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो कि हमारी आंख होती है, आईज। तो हमने लास्ट लेक्चर तक हमने सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। टेलीस्कोप किस तरह से यूज होता है, किस तरह से टेलीस्कोप की कार्यविधि होती है, किस तरह से उसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला डिराइव होता है, ये हम कर चुके हैं। स्पेशली अलग अलग कंडीशंस पे कर चुके हैं। सूक्ष्मदर्शी में भी हम देख चुके हैं, दो टाइप्स के होते हैं और दोनों टाइप्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आज हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि है हमारा नेत्र, आईज। इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि मैंने आईज आपका डायग्राम बनाया है, नेत्र की संरचना एक डायग्राम बनाया है। तो इस डायग्राम में आपको बहुत सारे अलग अलग इसके पार्ट्स दिख रहे होंगे कि नेत्र में कौन कौन सा पार्ट्स कहां पे होता है, इस नेत्र की बनावट किस तरह से होती है, हमारी आंखों का जो ये नेचुरल जो प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र जो हमें ईश्वर की देन है, तो वो किस तरह से बना होता है, किस तरह की उसकी संरचना होती है, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी आंख में देखते हैं, जैसे मान लो हम एक दर्पण के सामने जाते हैं और सामने जाकर हम अपनी आंख को गौर से देखते हैं, आंख को देखते हैं, तो हमें एक व्हाइट कलर का इस चारों तरफ दिखता है और उसके बीच में एक ब्लैक या ब्राउन कलर का लेंस सा लगा दिखता है। ये हमारी जो हमें दिखता है वो मैं बता रहा हूं। नॉर्मली अगर कोई भी इंसान देखेगा तो उसकी आंखों में एक व्हाइट चारों तरफ दिखेगा और बीच में एक लेंस होगा, वो या तो ब्लैक कलर का दिखेगा या फिर क्या दिखेगा, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो उसी तरह जब आंख की संरचना स्टार्ट करेंगे तो जो हमारी आंख का जो सबसे पहले ये जो ब्लैक व्हाइट कलर का होता है बाहर का हिस्सा, इसे हम बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं इसको? श्वेत पटल, स्क्लेरा बोलते हैं, SCLERA, स्क्लेरा। ये श्वेत पटल होता है और हमारी जो आंखें होती है वो गेंद के समान गोलाकार होती है, इनकी आकृति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार। तो ये श्वेत पटल स्क्लेरा है, वो हमारी आंखों के आवरण को ढका हुआ रहता है और हमारी आंखों के अंदर जो लेंस स्थित होते हैं उन लेंसों को ये उनकी सुरक्षा के लिए होता है, उनकी सुरक्षा प्रदान करता है श्वेत पटल। श्वेत पटल से थोड़ा आगे चलते हैं तो श्वेत पटल के बाद में इसके बीच में एक छोटा सा लेंस सा लगा होता है जो कहलाता है स्वच्छ पटल, जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया, जो कि श्वेत पटल के बाद में आता है, कॉर्निया रहता है। कॉर्निया के बाद में जब हमारी आंख का कॉर्निया आ जाएगा, उसके बाद में जब हम कॉर्निया के पीछे चलते हैं तो कॉर्निया के पीछे जाने पर हमें यहाँ पे ये जो हमारा बीच का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, देखो ये आंख के बीच का जो क्रिस्टलीय लेंस है, वो क्रिस्टलीय लेंस यहाँ पर कुछ झिल्लियों द्वारा घिरा हुआ होता है और ये जो झिल्लियां होती है इनको बोलते हैं आइरिस या फिर परितारिका, हिंदी में बोले तो परितारिका बोलते हैं। ये आइरिस रहती है और आइरिस के बाद में यहाँ पर ये लगी होती है, इसको बोलते हैं पुतली। आइरिस है, दोनों आइरिस के बीच में एक पुतली, एक पर्दानुमा संरचना होती है जो कि पुतली लगी होती है और पुतली के जस्ट पीछे की साइड जाते हैं, जस्ट पीछे, तो पुतलियों के पीछे लगी होती है हमारी पक्षमाभी पेशियां। ये होती है पक्षमाभी पेशियां, ये पीछे की तरफ रहती है दोनों तरफ। तो पक्षमाभी पेशियों और पुतलियों के बीच में हमारा क्रिस्टलीय लेंस व्यवस्थित होता है। ये जो लेंस है क्रिस्टलीय लेंस, वो हमारी आंखों की पुतली जो कि बाहर की तरफ होती है, आगे की तरफ, और जो पक्षमाभी पेशियां होती है वो पीछे की तरफ होती है, उन दोनों के बीच में ये क्रिस्टलीय लेंस व्यवस्थित होता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि ये जो स्वच्छ पटल है ये क्या काम करता है। स्वच्छ पटल है वो आंखों के लेंस को एडजस्टमेंट के लिए श्वेत पटल के जस्ट पीछे होता है। उसके बाद में जो पुतली आती है वो पुतली यहाँ पे ये पुतली होती है, इस पुतली के आकार का जो आकार को नियंत्रण है, आकार का नियंत्रण, इसको घटना बढ़ना कम होना, वो नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है जो कि स्वच्छ पटल के जस्ट पीछे रहती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है स्टूडेंट्स, वो ये है कि पुतली इसके आकार को नियंत्रित कौन करती है, तो आइरिस नियंत्रित करती है जो कि स्वच्छ पटल के जस्ट पीछे की साइड होती है, यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पर एक बात हो आती है कि जो ये आइरिस होती है, आइरिस या फिर पुतली बोलो, तो आइरिस और स्वच्छ पटल इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक जलीय द्रव्य भरा होता है बीच में। उस जलीय द्रव्य को क्या बोलते हैं? उस जलीय द्रव्य को नेत्रोत बोला जाता है। ये नेत्रोत यहाँ पर एक जलीय द्रव्य के रूप में भरा होता है स्वच्छ पटल और आइरिस के बीच में। फिर इसके पीछे जो क्रिस्टलीय लेंस होता है ये एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल प्रकार का लेंस है, और इस लेंस को नियंत्रित करने के लिए जो क्रिस्टलीय लेंस होता है
इसका बीच में एडजस्टमेंट है वो किसके द्वारा होता है, पक्षमाभी पेशियां इसको नियंत्रित करती है। ये एक उत्तल प्रकार का लेंस होता है जिसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं क्या होती हैं, अलग अलग होती है। जो उत्तल लेंस है मैंने आपको बताया था ना, जिसकी दोनों वक्र पृष्ठ उत्तल प्रकार की हो, तो इस लेंस को हम बोलते हैं उभयोत्तल लेंस। कौन सा लेंस कहलाता है ये, उभयोत्तल लेंस। इसकी ये वाली पहली पृष्ठ इसकी वक्रता त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, R1 से डिनोट करते हैं, और ये वाली दूसरी पृष्ठ इसकी वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है, R2 से। तो ध्यान रखना, जो नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस यूज होता है उस क्रिस्टलीय लेंस की वक्रता त्रिज्याएं दोनों ही अलग अलग होती है। ये उत्तल प्रकार का लेंस होता है बीच में, ये पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। तो जब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ती हैं तो सिकुड़ने पर ये लेंस है उसके आकार में भी परिवर्तन होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस क्रिस्टलीय लेंस की फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, क्रिस्टलीय लेंस का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रण होता है, जबकि ये आइरिस होती है वो किसको नियंत्रित करती है, पुतली को नियंत्रित करती है। ये ध्यान में रखना। और जो स्वच्छ पटल होता है उसका नाम क्या है, कॉर्निया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉर्निया। ये रहता है जस्ट श्वेत पटल के बीच में स्थित होता है बाद में। यहाँ पर जो जलीय द्रव्य भरा होगा वो नेत्रोध होगा। अब पक्षमाभी पेशियों से आगे चलते हैं तो ये जो संरचना होती है क्रिस्टलीय लेंस की, ये किससे जुड़ा होता है, क्रिस्टलीय लेंस एक पीछे की साइड, नेत्र में जो पीछे का हिस्सा होता है, पीछे का पर्दानुमा संरचना, उसको बोलते हैं दृष्टि पटल, रेटिना। ये रेटिना क्या काम आता है, ये नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस से पक्षमाभी पेशियों से होते हुए पीछे की साइड जुड़ा रहता है। दृष्टि पटल पर जब यहां पर इस नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस में प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश प्रवेश करने पर यहां पर लेंस से अपवर्तन के पश्चात जब अपवर्तित किरणें दृष्टि पटल रेटिना पर आपतित होती हैं तो रेटिना पर यहां पर अंदर की साइड क्या बनता है, वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है जो कि उल्टा और वास्तविक बनता है। तो दृष्टि पटल या रेटिना किसके लिए यूज में लिए जाते हैं, यहाँ पे नेत्र में प्रतिबिंब निर्माण के लिए सहायक होता है दृष्टि पटल या रेटिना, इस पर प्रतिबिंब निर्माण होता है। क्लियर। अब यहां पर देखते हैं कि ये लेंस की स्थिति होती है, क्रिस्टलीय लेंस और पक्षमाभी पेशियां ये आगे की तरफ रह जाती है। उसके बाद में ये दृष्टि पटल इतना स्पेस छोड़ के पीछे की साइड क्यों आता है, तो ये जो बीच में होता है यहां पर ये स्पेस रहता है, इसमें गाढ़ा लेसेदार गाढ़ा दर्व भरा होता है। और ये जो दर्व होता है इस दर्व को क्या नाम दिया गया है, काचाभ दर्व बोलते हैं। और काचाभ दर्व होता है इसका इंग्लिश नेम, या हम बोल सकते हैं कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नेम इसको बोलते हैं विटियस ह्यूमर। विटियस ह्यूमर होता है काचाभ दर्व। यहाँ पर ये गाढ़ा लेसेदार दर्व भरा होता है। यही रीजन होता है कि हमारी आंखों में जब आंसू निकलते हैं और हमारी आंखें वो अधिकतर कैसी रहती हैं, गीली गीली अवस्था में रहती है, वो एकदम से नम रहती हैं। तो ये इन्हीं दर्वों के कारण होता है। जो बाहर की साइड होता है वो नेत्रोध भरा होता है, जो ये होता है जलीय दर्व होता है, पदार्थ रहता है। और यहाँ पर ये जो रेटिना और क्रिस्टलीय लेंस के बाद में होता है वो होता है काचाभ दर्व होता है। इसके पश्चात यहाँ पर जो रेटिना होता है ये दृष्टि पटल, ये हमारे शरीर में आंखों में जब देखते हैं तो ये दृढ़ तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है। दृढ़ तंत्रिकाएं होती है जो कि तंत्रिका तंतुओं से जुड़ी होती है। कहां से जुड़ी होती है, तंत्रिका तंतुओं से, जो जिसको हम तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को हमें पहचान कराने में सहायक होता है। जैसे हमें गर्म लगता है तो हम कैसे पता लगाएं कि हमें गर्म लगा है, क्योंकि वो सिग्नल्स होंगे। जैसे कोई चीज हमें गर्म चीजें टच होंगी तो वो सिग्नल्स मस्तिष्क द्वारा तंत्रिका तंत्र को पहुंचता है और हमें उसका आभास होता है। तो तंत्रिका तंत्र हमें किसी भी कोई भी जो संवेदना होती है उसका आभास कराने के लिए आवश्यक होती है। इसलिए जो हमारी नेत्र की दृढ़ तंत्रिकाएं होती है वो तंत्रिका तंतुओं से जुड़ी होती है। और ये तंत्रिका तंतुएं मैसेज या फिर संदेश को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि ये प्रतिबिंब बना है। कौन सी वस्तु हमारी आंखों के सामने रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना है, और वो हमें उसकी संवेदना मस्तिष्क के द्वारा होती है। तो ये इस तरह से संरचना होती है नेत्र की। इसको हम बायोलॉजी में अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा डिटेल से बताया गया है। इनके एक एक कार्य के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी ये दृष्टि पटल का कार्य क्या होता है, पक्षमाभी पेशियां क्या कार्य करती हैं यहाँ पर, और विटियस ह्यूमर का क्या कार्य होता है। तो ये बहुत सारे कार्य बायोलॉजी के लेवल पे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हमें ज्यादातर
हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है वो लेंस होता है। क्यों? क्योंकि हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकाशीय उपकरण है वो लेंस हमने अभी तक पढ़ा है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इन सब में लेंस का यूज हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेंस मेन इंपॉर्टेंट रहता है, और प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है उनके बारे में, तो हम उसी हिसाब से इसको देखते हैं। तो यहां पर देखो ये क्रिस्टलीय लेंस है। एक बात तो ये पता चल गई कि हमारी आंखों का जो लेंस है वो कौन से प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसकी वक्रता त्रिज्याएं दोनों अलग अलग होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पुतली होती है इसके आकार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो पुतली के आकार का नियंत्रण ये बाहर की साइड होती है, आइरिस या परिकारिका के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान में रखना। क्लियर है? अब परिकारिका के द्वारा इसका नियंत्रण क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि जब हमारी आंखों में प्रकाश की तीव्रता तेज होती है, तेज धूप आती है, देखो कई बार आप धूप में बाहर निकलते हो, तेज धूप आती है तो आप आंखों को ऐसे बंद कर लेते हो हल्की सी, आपको आंखों में वो चुभन होती है। क्यों? क्योंकि तेज धूप आती है तो उस कारण ये पुतली अपने आकार को क्या कर लेती है, सिकुड़ लेती है, सिकुड़ जाती है, अपने आकार को कम कर लेती है तेज धूप के कारण, जिसके कारण आइरिस का आकार भी क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और आइरिस के कारण पुतली सिकुड़ जाती है, और वो उस जितना प्रकाश उसको चाहिए वो उतना ही अपनी आंखों में प्रवेश करने देती है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता तेज प्रकाश होने पर पुतली का आकार क्या होता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत यदि मान लो कहीं धुंध है, कोहरा है, और हम धुंध में जा रहे हैं, कोहरे में जा रहे हैं, तो वहां पर देखते हैं जाने पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता तो हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं ना, एकदम से गौर से। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होती है और हमारी आंखों में अधिक प्रकाश, मतलब जितना प्रकाश चाहिए उससे कम है बाहर की तरफ, तो अधिक प्रकाश को ग्रहण करने के लिए पुतली अपने आकार को बढ़ा लेती है, और अपने आकार को बढ़ाएगी तो उसका जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है, आइरिस या परिकारिका के द्वारा होता है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। क्लियर? इसके बाद में आते हैं जो क्रिस्टलीय लेंस होता है उसका आकार सिकुड़ना, घटना। कई बार क्या होती है, हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती है तो हम क्या करते हैं, आंखों को एकदम बंद कर लेते हैं ताकि हम देखने की कोशिश करते हैं कि बीच में है कि नहीं। वो क्रिस्टलीय लेंस का सिकुड़ना होता है। वो सिकुड़ना क्यों होता है, किसके कारण होता है, ये पक्षमाभी पेशियां। मान लो वस्तु अनंत पर है, बहुत दूर रखी हुई, तो हम देखते हैं हमें वो आसानी से दिख रही है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम की बात कर रहा हूं, मतलब जिनके चश्मा नहीं लगा हुआ है, एकदम 6/9 या 6/6 की आंखें, उनकी बातें हो रही है। तो दूर की वस्तुएं दिखती है, वो वस्तु को जस्ट पास में ले आएंगे, तो पास में लाने पर अब वस्तु क्या होती है, जैसे जैसे आएगा तो उसका रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब अस्पष्ट होता जाएगा। अस्पष्ट होगा तो उसके लिए क्या करेगी, पक्षमाभी पेशियां उसके प्रतिबिंब को एकदम करेक्ट रेटिना पर बनाने के लिए सिकुड़ेंगे, और सिकुड़ने के कारण जो क्रिस्टलीय लेंस होता है उसको उसमें भी क्या होगा, शिथिलन होगा, जिसके कारण उसकी वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी में भी क्या होगा, परिवर्तन। और परिवर्तन के कारण जब ये सिकुड़ जाएगा तो उसका प्रतिबिंब एकदम एग्जैक्ट फोकसित करने के लिए रेटिना पर फोकसित हो जाता है और ये अपने आकार को सिकुड़ने में सहायक हो जाता है। तो क्रिस्टलीय लेंस का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा होता है। तो ये थी नेत्र की संरचना, और इसके बारे में हमने अभी डिटेल से देखा है। मैंने आपको हर एक चीज बताई है कि किस तरह से ये रहती है। तो अब इसको पढ़ना, और नोट्स में मैं आपको हर एक पार्ट्स के लिए उसका क्या काम होता है उनके बारे में लिख के बता दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको इसके वीडियोस भी मिल जाएगा और इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहां पर क्यूरीज क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं, ये तो हुई बात नेत्र की संरचना की। अब इसके अंदर एक आता है कि एकोमोडेशन जो होता है आईज का, एकोमोडेशन पावर बोलते हैं जिसको, समंजन क्षमता, कि आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, एक वर्ड आता है समंजन क्षमता, जिसको बोलते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, ये होती है आंख की समंजन क्षमता। तो इसके बारे में देखो किस तरह से डिसाइड होगी ये समंजन क्षमता, देखते हैं। देखना अब समंजन क्षमता क्या होती है, क्योंकि हमारी जो पक्षमाभी पेशियां होती है आंखों की, वो क्या करती है, वो जब शिथिल हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो सिकुड़ने के पश्चात हम देखते हैं कि जो लेंस की फोकस दूरी है वो कितनी रह जाती है, इसकी फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर तक रह जाती है। तब
जब पेशियां, पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है, शिथिल हो जाती है। तो ध्यान देना, जब हमारी आंखों में पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ती हैं तो सिकुड़ने पर ये तो सिकुड़ गई, लेकिन क्रिस्टलीय लेंस और रेटिना थोड़ी सिकुड़ जाएगा। हमारी आंखें छोटी थोड़ी हो जाती है, नहीं होती। क्रिस्टलीय लेंस और रेटिना के बीच की दूरी निश्चित बनी होती है। जब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है तो क्रिस्टलीय लेंस और रेटिना के बीच की दूरी निश्चित रहती है, जिसके कारण यहां से लेंस से स्वच्छ पटल से होते हुए प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करती है तो उसका स्वस्थ और स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। परंतु जब वस्तु को अनंत पर स्थित होती है तब तो सही फोकसित हो जाती है, लेकिन जब पास में लाते हैं, वस्तु जब पास में आती है तो पास में आने पर पक्षमाभी पेशियों के सिकुड़ने के कारण, क्योंकि पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब वो रेटिना से पहले बनने की कोशिश करता है, रेटिना से पहले बनने की कोशिश करता है, तो क्या करेगा कि पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ने के कारण क्रिस्टलीय लेंस में भी क्या आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है और क्रिस्टलीय लेंस भी सिकुड़ जाता है, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और रेटिना पर जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वो स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इसके लिए लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को चेंज होने की आवश्यकता नहीं है। रेटिना और क्रिस्टलीय लेंस दोनों वहीं के वहीं बने रहेंगे। बस क्यों? क्योंकि पक्षमाभी पेशियों के सिकुड़ने से लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और जिसके कारण रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन सकता है। और आंख के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, समंजन क्षमता बोलते हैं, आंख की समंजन क्षमता। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगी कि पक्षमाभी पेशियों द्वारा आंख के क्रिस्टलीय लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करने का गुण वही क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। कि पक्षमाभी पेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करने का गुण क्या कहलाता है? आपकी समंजन क्षमता कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है समंजन क्षमता वाला, अकोमोडेशन पावर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कोई भी आंख होती है तो आंख के पास में कोई भी आंख मतलब हमारी जो ये जो प्राकृतिक प्रकाश के उपकरण है इसकी एक न्यूनतम स्पष्ट दूरी होती है कि आंख से हम कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखें जो हम स्पष्ट देख सकते हैं। ये बात मैंने आपको सूक्ष्मदर्शी में भी बताई थी कि हमारी आंखों के सामने एक वस्तु को इतनी कम से कम इतनी दूरी पर रखा जाए ताकि हम उसको देखते रहें तो हमारी आंखों पर कोई इफेक्ट नहीं आए, सरदर्द नहीं हो, ये सब। तो वह सामान्य दूरी, आंख की जो सामान्य दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और उसको डी से डिनोट करते हैं। डी इज इक्वल्स टू कितनी आती है? 25 सेंटीमीटर। और इसे बोलते हैं दर्शन की इस अल्पतम दूरी, मतलब नेत्र के दर्शन या की अल्पतम दूरी या निकटतम दूरी बोलते हैं। तो ये कौन सी दूरी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है और इसको डी से डिनोट करते हैं। तो ये इस तरीके से नेत्र की संरचना होती है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे किसके बारे में? कि नेत्र के दोषों के बारे में, कि आंख में कौन कौन से दोष होते हैं, किस तरह से हम उनको देखेंगे और किस तरह से हम उन दोषों का निवारण कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पर इस चैप्टर का और इसके बाद में हमारा चैप्टर दी एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेत्र के दोष। इसके बाद में यहां से देखते हैं। देखना स्टूडेंट्स, दृष्टि दोष और उनके निवारण के बारे में देखते हैं। तो ये आंखों में होने वाले जो दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के दोष होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले था मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? देखो इसके नाम के स्पष्ट उल्टा लेना है हमें। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट। अब इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। फिर उसके बाद में आता है दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा होता है अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य दोष जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेशन। और फोर्थ है लास्ट जरा दूरदर्शिता, इसको जरा दूरदृष्टि दोष भी बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। ये और ये दोनों सिमिलर हैं, सेम थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उनके बारे में देखते हैं। तो इन सब दोषों के बारे में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मायोपिया। सबसे पहला होता है हमारा मायोपिया। क्या होता है? मायोपिया। तो मायोपिया की बात करें निकट दृष्टि दोष की, इसमें क्या होता है? मान लो ये एक नेत्र है, इस नेत्र का यहां पे लेंस लगा हुआ है इस तरीके से,
ये यहाँ पे क्रिस्टल ये लेंस मान लेते हैं, इसके सामने वस्तु रखी हुई, क्लियर है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जब इस वस्तु से प्रकाश किरणें इस लेंस पर आपतित होती है, तो लेंस पर आपतित होने पर इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाए। अब देखो, रेटिना से पहले ये प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती हैं इस बिंदु पर, और यहां पर क्या बन जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है रेटिना से पहले ही। तो इस प्रकार का दोष कौन सा दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। निकट का मतलब क्या है, रेटिना से पहले, मतलब रेटिना के लेंस के निकट ही प्रतिबिंब बनना। तो इस प्रकार का दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो इस दोष में हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, जबकि पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष अपने नाम के जस्ट उल्टा है। निकट मतलब निकट दृष्टि दोष, नाम से तो स्पष्ट है कि निकट की नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ये जो नाम दिए गए हैं ना, वो नाम प्रतिबिंब निर्माण और दिखाई देना और नहीं देना के आधार पर नहीं, वो दिए गए हैं इस प्रतिबिंब के बनने के आधार पर। ये प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, निकट बन रहा है, मतलब रेटिना से पहले ही बन जाता है। इस कारण इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, जैसे हम जनरली हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो कई बार क्या होता है, हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो हमारे वो चश्मे का नंबर लगाता है। कौन सा नंबर लगाता है, माइनस वाला चश्मा देता है ना, माइनस नंबर वाला। अब माइनस नंबर वाला दिया, इसका मतलब माइनस नेगेटिव क्षमता कौन से लेंस की होती है, अवतल लेंस की। तो इस दोष को दूर करने के लिए, अर्थात दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, यहाँ पे दिखाई नहीं देगी तो उनको देखने के लिए हमें कौन सा लेंस उपयोग में लेना होगा, अवतल लेंस। जब यहां पर अवतल लेंस, मान लो ये है नेत्र, इस नेत्र पर अगर हमें चिकित्सक ने अवतल लेंस लगा दिया, नेत्र के सामने यहां पर अवतल लेंस प्रयुक्त कर दिया, तो इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जब लेंस से होते हुए गुजरेंगी, ये वस्तु है ओ, गुजरेंगी, तो ये प्रतिबिंब बाद में कहां पर फोकसित होगा, रेटिना पर फोकसित होगा। अर्थात अवतल लेंस मायोपिया निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो कौन सा लेंस यहां पर उपयोग में लेंगे, अवतल लेंस। क्लियर है, निकट दृष्टि दोष ये होता है। अब हम बात करें कौन से की, सेकंड पे आते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, यहां पर देखते हैं इसके जस्ट रिवर्स है। हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। सेकंड जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, दीर्घ दृष्टि दोष। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसको बोलेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। इस स्थिति में हमें पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी और पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जस्ट रिवर्स है इसका, देखो नाम के स्पष्ट, दीर्घ दृष्टि दोष। तो यहां पर हमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो यहां पे क्या होगा, दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, जबकि पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसमें यहां पर क्या होगा, जब अगर दूरदृष्टि दोष हो रहा है हमें, दीर्घ दृष्टि दोष, तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के बाद में फोकसित होती हैं। कहां पर, रेटिना के पीछे, यहां पर बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब। रेटिना के पीछे, या हम ये कह सकते हैं कि रेटिना से दूर, रेटिना से दूर फोकसित होंगी। तो इस प्रकार का प्रतिबिंब, इस प्रकार का जो दोष है वो कौन सा दोष कहलाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष। इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग कर देना यहां पर, और उत्तल लेंस में आने वाली प्रकाश किरणों के कारण ये प्रकाश किरणें कहां पर फोकसित हो जाएंगी, यहां पर फोकसित हो जाएंगी रेटिना पर। और इस तरह का जो दोष होगा
तो इसे हम कौन से लेंस से दूर कर सकते हैं? उत्तल लेंस या जिसको बोलते हैं अभिसारी लेंस, इससे दूर किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो ये कौन सा दोष होगा? दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है? तीसरे पे बात करते हैं, दो मेन ये थे, तीसरा है यहां पर अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य दोष। अब देखो नाम से स्पष्ट है, इसमें बिंदु आ रहा है, तो बिंदु आने पर अबिंदुता किसे कहेंगे? मान लो कई बार इस तरह का वस्तुएं होती है कि जिनमें क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं दोनों साथ साथ हों। अगर दोनों अलग अलग होंगी, मान लो केवल क्षैतिज रेखाएं हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएंगी, और केवल ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं तो हमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी स्पष्ट दिखाई दे जाएंगी अकेले। कब? इस दोष में। लेकिन जब क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं दोनों साथ साथ हो, जैसे कई बार हम बात करते हैं चेक का शर्ट आता है ना, जैसे मेरा शर्ट प्लेन है, कई बार आप वो डब्बे वाला शर्ट पहनते हो, चेक का बोलते हैं, तो उनमें इस तरह से लाइनिंग होती है और इस तरीके से लाइनिंग होती है, तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं? साथ साथ। यहां पर क्या होता है कि इस स्थिति में यहां पर मान लो ये है क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं दोनों साथ साथ है, इस तरीके से किसी वस्तु में, ठीक है, दोनों साथ साथ हो। तो इस स्थिति में जब ये दोष होगा अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य दोष, तो ये दोनों रेखाओं में एक तरह की रेखाएं दिखाई देती है और दूसरी तरह की रेखाएं धुंधली हो जाती है, अस्पष्ट होती है, दिखाई नहीं देती हैं। कब? जब दृष्टि वैषम्य दोष होगा। तो दृष्टि वैषम्य दोष होगा, इसका मतलब एक प्रकार की रेखाएं दिखाई देंगी और दूसरे प्रकार की रेखाएं दिखाई नहीं देंगी, चाहे तो वो क्षैतिज दिखे या ऊर्ध्वाधर, अर्थात एक बिंदु के रूप में फोकसित होंगी। तो इस प्रकार का दोष कौन सा दोष कहलाता है? अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य दोष। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? यहां पर देखो ये जो रेखाएं होती है ना, वो किस तरह से हो जाती है? इस प्रकार के दोष में ऐसे हो जाती है, ऐसे फैल जाती है, मतलब एक बिंदु टाइप में फैल जाती है, वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इस तरीके से ऐसे लगेगा कि बिंदु टाइप में ये दोष बनता है, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए, अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? बेलनाकार लेंस। बेलनाकार को बोलते हैं सिलेंडर इंग्लिश में, तो इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस प्रयुक्त करते हैं। अब सिलेंड्रिकल लेंस का मतलब क्या है? देखो कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें वो दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल या उत्तल लेंस तो देता है, लेकिन वो कई बार चश्मे की पर्ची में जब वो अपनी पर्ची लिख के देता है तो उसमें क्या लिखता है? कई बार वो सिलेंडरनेस भी चेक करता है, सिलेंड्रेंस। अगर आपने नाम सुना होगा, सिलेंड्रेंस का नाम सुना होगा कि आपकी आंखों में सिलेंड्रेंस कितना है, वो सिलेंड्रेंस भी लिख के देता है। तो ये अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य दोष है, वो इन दोनों दोषों के साथ में हो सकता है, ध्यान में रखना। निकट दृष्टि दोष के साथ में भी हो सकता है और दीर्घ दृष्टि दोष के साथ भी हो सकता है। सिलेंड्रेंस बोलते हैं जिसको, सिलेंड्रेंस के नंबर होते हैं। क्लियर? इसके बाद में हम बात करते हैं, लास्ट हमारा जो बच गया वो है जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया। तो ये वाला दोष है वो दीर्घ दृष्टि दोष के सिमिलर है। किस तरीके से? ये वाला ज्यादातर वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है। कैसे? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो उम्र के साथ साथ हमारी आंखों की शिथिलता है वो एकदम से पतली हो जाएगी, और आंखें शिथिल हो जाने के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देना कम हो जाएगा, हमारी आंखों की क्षमता कम हो जाएगी, तो इस कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अगर हम बात करें जरा दूरदर्शिता की, तो इस दोष में जब बच्चे होते हैं 8 से 10 साल के, 8 से 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी आंखें इतनी तेज होती है कि उनकी जो वस्तुएं दिखाई देती है उनको वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर भी दिखाई देती है। मतलब उनकी आंखों से अगर हम देखें किसी वस्तु को रखें तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी तक भी वो वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें वृद्ध व्यक्तियों की, उम्र के साथ साथ जब उम्र बढ़ती है 60 वर्ष तक पहुंच जाते हैं, तो इस स्थिति में जो आंखों की संवेदन क्षमता है वो बढ़कर पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ने के कारण बढ़ती आयु के साथ साथ संवेदन क्षमता और आंखों की जो न्यूनतम दृष्टि की दूरी है वो 200 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। अर्थात वृद्ध व्यक्तियों को 200 सेंटीमीटर तक की दूरी की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो यही रीजन होता है कि जरा दूरदर्शिता दोष बढ़ती उम्र के साथ साथ पक्षमाभी पेशियों में शिथिलता के कारण उत्पन्न होता है, और शिथिलता के कारण ये दोष आ जाएगा। इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? अभिसारी लेंस प्रयुक्त करते हैं।
अभिसारी लेंस। और अभिसारी लेंस को दूसरे शब्दों में बोले तो कौन सा लेंस बोल सकते हैं हम? उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं। और ये उत्तल लेंस है वो जरा दूरदर्शिता को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये वाला लेंस अगर हम बात करें तो कौन से वाले दोष में उपयोग में लेते हैं? हाइपरमेट्रोपिया में काम में लेते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बोला था कि जरा दूरदर्शिता होता है वो दीर्घ दृष्टि दोष की तरह होता है। इसकी क्या गारंटी है? एक क्वेश्चन कि इसकी क्या गारंटी है कि जरा दूरदर्शिता होने पर अभिसारी लेंस प्रयुक्त करने पर भी हमें अच्छे तरीके से दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति होती हैं उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ जो न्यूनतम दृष्टि की दूरी भी बढ़ती जाती है और पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती है, जिसके कारण वो क्रिस्टलीय लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाती है। उसकी फोकस दूरियों को एडजस्ट नहीं करने के कारण उनको वस्तुएं स्पष्ट तो दिखती हैं लेकिन इतनी ज्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो हमारे ये दोष भी कंप्लीट होते हैं नेत्र का, और इसके साथ साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने अभी तक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी हमारी वो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आएगी, और नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा इस बार रे ऑप्टिक्स नहीं होगा, कौन सा होगा? वेव ऑप्टिक्स। तब तक के लिए आप देखते रहिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।